बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 2 मई है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 1000 दिन ये सिर्फ वक्त नहीं बल्कि एक सियासी तजर्बा है। इमरान खान जेल में है। पिछले 78 वर्षों में पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ वही खेल खेला जा रहा है। स्क्रिप्ट बदल जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर दौर में इन्होंने अपने बनाए। कुछ पुराने कुछ नए खिलाड़ियों के साथ एक नई टीम इस दफ़ा भी तैयार की गई जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 1000 दिनों में साजिशें आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सिर्फ ये इमरान खान की कैद के 1000 दिन याद नहीं रखने, बल्कि ये पाकिस्तान में साजिश के भी 1000 दिन हैं। पाकिस्तान की अदलिया को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, पाकिस्तान की कानून को अपनी मर्जी का कानून बनाकर पाकिस्तान की आवाम पर नाफिज कर दिया गया, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ भी साजिश हुई और इन 1000 दिनों में हमने हर रोज़ ये साजिश होते हुए देखी है। दोस्तों, इतना सब कुछ आप कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इमरान खान को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सके। आज बताने वाले ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर आपको प्रॉक्सीज मिलेंगी, बहुत सारी साजिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इन प्रॉक्सीज के बावजूद आपको इमरान खान माइनस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए ये 1000 दिन आपने सिर्फ इमरान खान पर जुल्म के लिहाज से याद नहीं रखने, बल्कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के एतबार से भी इसको याद रखना है। पाकिस्तान में हर इदारे को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। पाकिस्तान में अदलिया का महाज मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में है। पाकिस्तान में हर केस उनके हाथ में है। अगर आप गौर करें, इमरान खान से लेकर निचले तबके तक, यानी आम पाकिस्तानी जो इस जमहूर की बुनियादी इकाई है, आपको हर लेवल के ऊपर साजिश होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इनसे माइनस नहीं हो रहा। दोस्तों, आज अचकजई साहब काफ़ी दिनों के बाद हमें नज़र आए लाहौर की सड़कों पर और यौम मजदूर बनाया गया। 1 मई के हवाले से एक तकरीब में शरीक थे। वहाँ पर सहाफ़ियों ने उनको घेर लिया और क्या सवाल थे, क्या जवाब थे और वो किस तरह से मुंह छुपा रहे थे, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि उज़्मा खान अब मैदान में आ गई हैं, इन एक्शन है एक स्पेस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिसका एहतमाम किया गया था। उन्होंने कुछ बातें की हैं, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि उज़्मा खान, नूरी नियाज़ी और ख़ासतौर पे हलीमा खान जो है वो पार्टी की क़यादत क्यों नहीं संभालती, क्योंकि अगर ये क़यादत संभाल लेंगे तो यकीनन इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कहना क्या चाह रही हैं। और उन्होंने आज 6 ये जो 7 लोग चले जाते हैं ना अडयाला के बाहर, और इसके अलावा जुमेरात को और मंगल को जो क़यादत नहीं पहुंचती, इस हवाले से बहनें क्या सोचती हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर 8 मई की डेडलाइन, वर्कर्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और एक बाकायदा ऐलान किया गया है 8 मई के हवाले से, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और दोस्तों, फिर SP अम्मी जान को बुलाओ और एक बेटे की कहानी भी आपको सुनाएंगे जिसने अपनी वालदा का नाम इस्तेमाल करके किस तरह गिरेबान पकड़ा है पुलिस वाले का। लेकिन दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट खबर है वो महमूद खान अचकजई साहब। महमूद खान अचकजई साहब आज काफ़ी दिनों के बाद मंजरेआम पर आए, चादर लपेटे हुए हुजरे से बाहर आ चुके हैं। और महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर जिनके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट है, और ये वो मैंडेट है जिसे इमरान खान ने अमानतन अचकजई को दिया। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अपोजिशन लीडर असम्बली में कायदे हिज़्ब ऐवान के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है। एक तरफ हुकूमत है और दूसरी तरफ इस हुकूमत को चैलेंज करने वाली एक शख्सियत जिसके पास अपोजिशन का किरदार है। इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाना तो दूर की बात, इमरान खान के लिए निकलना तो बहुत ही दूर की बात, लेकिन महमूद खान अचकजई पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अब आपको निकलते हुए नजर नहीं आते। निकलना तो सर दूर की बात है, ये तो एक तकरीर नहीं करते, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत की पॉलिसीज़ पर लब कुशाई नहीं करते। तो महमूद खान अचकजई ने ना सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान के वर्कर को मायूस किया, बल्कि उन लोगों को भी मायूस किया जो अपोजिशन की तरफ देख रही है, जो इस हुकूमत को टफ टाइम देने की सलाहियत रखती है। लेकिन इसके बावजूद महमूद खान अचकजई चादर लपेटे हुए आपको हर इवेंट के ऊपर नजर आते हैं। आज इन्होंने चादर उतारी, लेकिन ये पूरी चादर कब उतारेंगे इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम को इंतज़ार है, और ये मैं इस्तारतन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों, अचकजई साहब से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज का इवेंट जो मजदूर का इवेंट था, इसे बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का इवेंट, इमरान खान जो मजदूरों का सबसे बड़ा वकील है, इस इवेंट को आसानी से इसमें तब्दील किया जा सकता था। लेकिन महमूद खान अचकजई ने तकरीरें की
वहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद थे जिसमें सलमान अकरम राजा भी हैं, लेकिन क्यों प्लानिंग का फुकदान है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, याद रखिएगा कि लाहौर में, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जब भी निकलने का कहा जाता है तो ये कहते हैं कि जी केसेस हो जाएंगे। आज बहुत ही अच्छा होता कि तमाम MPs पंजाब के इस तकरीब में मौजूद होते। अगर आप वर्कर्स को नहीं बुलाना चाहते ना बुलाए, लेकिन कम से कम तमाम MPs अगर आज वहाँ पर मौजूद होते तो ये एक बहुत ही तगड़ा और मजबूत किस्म का पैगाम पाकिस्तान में मरीम नवाज की हुकूमत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जाता। लेकिन आपने ये मौका भी गंवा दिया। याद रखिएगा कि सियासत के अंदर ना जो फैसले वक्त पे नहीं किए जाते ना तो वो फिर बाद में आपको हॉन्ट करते हैं। आपने कमिश्नर रावलपिंडी के फैसले को अपने हाथ में नहीं लिया, उसके ऐलान को अपना ऐलान नहीं बनाया और कुछ नहीं किया और खामोशी से आप घरों में बैठे रहे। मैंने महमूद खान चकजई जो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैंने उन पर तंज किया कि चादर लपेट कर सरकार आ जाती है और चादर आज उन्होंने उतारी लेकिन पूरी नहीं उतारी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2 बरसों में क्या किया? उस रात को आपके पास एक बेहतरीन मौका था लेकिन आप फैसला नहीं कर सके। आपके पास इलेक्शन कमीशन का घेराव का एक बेहतरीन मौका था लेकिन आप फैसला नहीं कर सके। पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया लेकिन फिर भी आप फैसला नहीं कर सके। आपने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज गवा दी। अचकजई के अलावा उनसे पहले अली अमीन गंडापुर 3 दफा ये मौका मिला लेकिन आप फैसला नहीं कर सके। आपके पास इतनी दफा ये मौके आए लेकिन आपने सही वक्त पर सही फैसले नहीं किए, जिसका नतीजा महमूद खान अचकजई की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है। आज पहले इनकी तकरीर सुनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि इन्होंने आज किस तरह से शोला बयानी से काम लेते हुए बातें की और फिर सहाफ़ियों के सवालात जिनका जवाब नहीं था अचकजई के पास। और पहले महमूद खान अचकजई क्या कहते हैं। अचकजई साहब ये कहते हैं कि PTI वालों होशियार रहो, आंखें चार करो, कान खोल लो। इमरान खान को जेल में रखकर उन्हें सियासत से बाहर करने की पॉलिसी बनाई जा रही है। अच्छा, जब इन्होंने ये बात कही ना तो एक सवाल मेरे जहन में भी आया और आप तमाम दोस्तों के जहन में भी होगा ये सुनने के बाद कि इमरान खान को माइनस करने के लिए बाहर से लाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ही बड़े जाले बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़ी पग्गों वाले, चादरों वाले और बड़े बड़े ओहदों पर ये लोग बराजमान हैं जो इमरान खान को माइनस कर रहे हैं। ये पॉलिसी अचकजई आपने देनी है। जब बात की जाती है सलमान अकरम राजा से, जब बात की जाती है बैरिस्टर गौहर से, अब तो सोहेल अफरीदी साहब भी इस कुंबे में शामिल हो गए। वो ये कहते हैं जनाब ये मैंडेट इमरान खान ने अचकजई को दे दिया तो अब गिरेबान भी पाकिस्तान की अवाम आप ही का पकड़ेगी और ये सवाल भी आपसे ही किया जाएगा कि ये मरात की जंग है या इमरान खान और पाकिस्तान की जमहूरियत की जंग है। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि वक्त आने पर और हालात बदलने पर लोगों का पता चलता है। अचकजई सारी उम्र जोर लगाते रहते तब भी ये अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते थे। इनकी जमात पाकिस्तान में इतना मैंडेट उसके पास नहीं है कि वो सबसे बड़ी जमात का मैंडेट लिए बगैर पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडर का काम कर सकते हैं। लेकिन ये कुर्सी इमरान खान ने इनको दी तो क्यों ये जाने देंगे इस मौके को। और बीइंग एन अपोजिशन लीडर आपके पास मरात होती हैं, आपके पास ओहदा होता है, आपके पास प्रोटोकॉल होता है, आपके पास एक पूरी अपने मुलाजमीन की पूरी फौज होती है, आपका इलाके में असर रसूख होगा और आप फिर ये सियासत को अपने आने वाले कल अपने बच्चों और अपने मरूसी किरदारों के हवाले करेंगे कि हाँ जी साडा बाप दादा जो था वो अपोजिशन लीडर था, तो वो किरदार जो अचकजई साहब को अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। फिर अगली बात याद रखो, मैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से खुदा को हाज़िर नाज़िर जान कर ऐलान करता हूँ कि हम ये गुनाह किसी को करने नहीं देंगे, चाहे वो इमरान खान के घर से हो, चाहे इमरान खान की पार्टी से हो, चाहे मार्शल लॉ हेडक्वार्टर से हो, चाहे फ़ौजी हेडक्वार्टर से हो। इसने कोई गुनाह नहीं किया। इमरान खान किसी से मुतल्लिक बयान दे सकता है लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हर दिल अजीज़ और पावरफुल लीडर है। वो हर दिल अजीज़ है और आप सब बुज़दिल हैं। मैं किसी से बदतमीज़ी नहीं करता, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं बातें सुन लेता हूँ। तमाशा हो रहा है अगर सियासी बयानबाजी करने वाले सब रिहा होते हैं और इमरान खान जेल में होता है तो हमें इसे मुर्दाबाद कहेंगे। इमरान खान का कसूर क्या है, उसने क्या किया? उसने इतना कहा कि एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर। यहाँ तो लोग असम्बलियों की बोली लगाते हैं। हमें हमारे बचपन में बुढ़िया कहानियां सुनाया करती थी कि साम्राज्य के खिलाफ एक हीरो खड़ा होता है, वो हीरो एक देव का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता है। फिर हीरो को बताया जाता है कि इस देव की जान किस तोते में है। यहाँ साम्राज्य की सांस
सरमाया दार में है, साम्राज्य की सांस बलोच सरदार में है, साम्राज्य की सांस पख्तूनख्वा में है और इस साम्राज्य को हमें पीछे धकेलना होगा। और दोस्तों उन्होंने उलमा कराम के ऊपर भी तनकीद की। ये मैं आपको तकरीर पता है क्यों ये सारे अल्फाज इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि बड़ी जोशीली तकरीर है, लेकिन अमलन आपको इसमें कुछ नजर नहीं आता। अचकज़ई साहब को जो कुछ करना चाहिए था उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया। उलमा कराम के ऊपर तनकीद की, वज़ीर आला काम नहीं करता, चौधरी काम नहीं करता, इस मुल्क में कोई काम नहीं करता, जिसके पास नौकरी नहीं वो काम के लिए सारा दिन मारा मारा फिरता है। और पाकिस्तान को अगर चलाना है तो इसके आइन को बचाना होगा, एक ऐसा कानून बनाना होगा जो सबके लिए बराबर हो। जो असम्बलियाँ बेचता है वो पाकिस्तान का वफादार है, वफादारियाँ खरीदता है वो पाकिस्तान का वफादार है, जो बदकारियाँ करता है क्या वो पाकिस्तान का वफादार है? और अगर एक वफादार नहीं तो इमरान खान नहीं। यानी उन्होंने तंजिया ये बात कही थी, तनकीद के एक अंदाज में ये बात कही कि सब लोगों को जो आप असम्बलियाँ बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, वफादारियाँ तब्दील करवाई जाती हैं, वो वफादार हैं। अगर कोई वफादार नहीं तो इमरान खान वफादार नहीं जो सज़ा काट रहा है। दुनिया की कोई ताकत दोस्तों इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकती। ये जो पूरा इस वक्त आपको खेल नज़र आ रहा है ना, इंटरनेशनल मंजरनामा जो आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का नाम लेता है। देखें कि मफादात की जंग है। आज तफसील के साथ हमने इरफान हाशमी टॉक्स में ये बताया था कि ये जो 60 दिन का एक प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि 60 दिन के अंदर आपने जंग को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इसके बाद आपको कांग्रेस से इजाज़त लेनी होगी। तो ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की, सीज़ फायर करो, पाकिस्तान के ज़रिए बात को आगे बढ़ाओ। और फिर अगर कल को हमारे ऊपर जो तलवार लटक रही है कि कांग्रेस के पास जाना है, तो इससे पहले हमारा ये वक्त जो है वो पूरा हो चुका होगा और हम इसे एक प्रोवीन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि भाई हमने तो सीज़ फायर कर दिया था, जंगबंदी का ऐलान कर दिया। तो ये 60 दिन वाला जो रूल है वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के ऊपर कभी भी असरअंदाज जो है वो नहीं होगा। आज एक और बात हुई, अचकज़ई साहब से बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि आप बहनों से क्यों नहीं मिलते, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि हम बहनों के पास जा रहे हैं और बहनों का हमारे साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। और हमारा ताल्लुक़ ऐसा नहीं कि हमें इजाज़त लेकर उनके घर जाना होगा या उन्हें इजाज़त लेकर मेरे पास आना होगा। तो हम जब दिल चाहेगा हम उनके पास जाएंगे और ये हमारा एहतराम का रिश्ता है। और फिर एक और उन्होंने भी बात कही कि इनकी इतलाई कि कल आप लाहौर में हैं तो आप हमारे पास आएँ, हमारे घर आएँ, चाय पिए। और फिर उन्होंने जो नैनो जर्नलिज्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि नैनो जर्नलिज्म वाले लगे हुए हैं कि महमूद मरात ले रहा है, कौन सी मरात। लेकिन जब सहाफ़ी ने उन्हीं अचकज़ई साहब से पूछा कि तहरीक कौन चलाएगा तो कोई जवाब नहीं आया। वो आप वीडियो देखें ना, तो आगा आज फिर पहुंचा हुआ था तो उसने पूछा कि तहरीक कौन चलाएगा, क़यादत कौन करेगा, अफरीदी चलाएगा, अली मोहम्मद ख़ान चलाएगा। क्योंकि अली मोहम्मद ख़ान कल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तैयार श्यार होकर कंगी करके अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर वो डयाला जेल के बाहर पहुँचे। कैमरे ऑन थे, स्टेज सेट था। या मरीम को कहते हैं ना लाइट कैमरा एक्शन वाली सरकार, तो भाईजान आप लाइट कैमरा एक्शन वाली ऑपोजिशन है। और अली मोहम्मद ख़ान साहब के बारे में दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसी किस्म का एक आपको माहौल नज़र आ रहा है। अगर आप सोहेल अफरीदी से पूछते हैं तो वो कहता है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बताएंगे, अचकज़ई साहब बताएंगे ये ओहदा उनके पास है। बैरिस्टर गौहर से आप पूछें तो वो ये कहते हैं कि खान साहब ने उनको ये ओहदा दिया। और अली मोहम्मद ख़ान कल अडयाला के बाहर खड़े होकर ना बार बार ये कैमरों के सामने ये बात क्यों कर रहा था, ताकि एक पैगाम जा सके कि भाई हमसे सवाल मत करो, हमसे मत पूछो और ना ही हम इसके ज़िम्मेदार हैं। ये इमरान खान ने फैसला किया। अली मीन गंडापुर को रखने का फैसला खान का था, निकालने का फैसला खान का था, सोहेल को लाने का फैसला खान का था, निकालने का फैसला भी खान का ही होगा, हमसे मत पूछो। लेकिन इमरान खान को निकालने का फैसला किसका होगा? अली भाई ये भी पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर बताएं। दोस्तों वहाँ पर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दिए बगैर वो चले गए और शायद उनके पास ये जवाब भी नहीं था। और दोस्तों सलमान अकरम राजा साहब चूँकि यौम मज़दूर था तो उस पर उन्होंने तकरीर की। पाकिस्तान में इमरान खान को माइनस करने की क्योंकि बार बार बात हो रही है और खान साहब का वो जुमला कि सब हंसी खुशी रह रहे हैं और ऐसा लगता है ये कि बाहर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब लीडर जो होता है ना उसकी बातें, उसका जो रद्द-ए-अमल है, उसका लोगों के साथ बात करने का अंदाज़, हर चीज़ जो है ना वो फिर लोग उसे आइडलाइज़ करते हैं। खान साहब के 2.5 साल के दौर में जो बातें थी मज़दूर के लिए वो पूरी दुनिया आज उसको एक्सेप्ट भी कर रही है और फिर इन जैसे लोगों के लिए ये तकरीर का मसाला बन जाता है। ऑब्वियसली इनको कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने लीडर की बात करने के हवाले से। तो उन्होंने क्या कहा, आपको याद होगा कि कोरोना के दिनों में जब मज़दूर को सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ना था तो खान साहब ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, उनको बेरोज़गार नहीं करेंगे, हमें एक नई हिकमत अमली की तरफ जाना है।
اور پھر وہ حکمت عملی سمارٹ لاک ڈاؤن کی شکل میں اپنائی گئی اور جسے پوری دنیا نے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ سراہا بھی۔ تو سلمان اکرم راجہ نے بھی خان صاحب کے اس جو اقدام تھا اس کا حوالہ دے۔ پھر اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مزدور کے لیے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دینا مشکل ہے، پنجاب میں استبرتا گندم کے کسان رل گئے، عمران خان انتقام کی وجہ سے جیل میں ہے، آپ نے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو دیوار سے لگایا، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں کھڑے ہیں، اب تو ان کی باتیں بار بار دہرانے سے بھی نا اب تو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو سن کر تکلیف ہوتی ہوگی کہ یار یہ سیم گردان ہے، سیم راگ الاپ رہے ہیں اور ان کے پاس عمران خان کی رہائی کا کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ کی بات سنتے ہیں جی، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری کہ میں نے 2-3 منٹ جو ہے اسد کیسر سلمان اکرم راجہ پہ ضائع کر دیے، لیکن اچک زئی صاحب کو ایکسپوز کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ کانوں کو تقریر بڑی اچھی لگتی ہے، ردیف، قافیہ، سب انہوں نے نا پورا وزن کے ساتھ جو ہے اس کی بنتر اور اس کا کنسٹرکشن ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، لیکن یہ ردھم، یہ میوزک آپ کو ان کے عملی طور پر جو اقدامات ہیں اس میں نظر نہیں آتا۔ عظمیٰ خان صاحب کی جو بہن ہے، آخری دفعہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے باہر آ کر جو باتیں کہی اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور پھر ملاقاتیں جو مسلسل خان صاحب کی بند ہو گئی۔ ڈاکٹر عظمیٰ یہ کہتی ہیں کہ کون سنبھالے گا کمان؟ اسی ایک بیان کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ بہنیں لیڈ کریں، ہم تو ہر منگل کو ڈیالہ کے باہر ہوتی ہیں، ہم ممبران اسمبلی کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ڈیالہ کے باہر آئیں تاکہ جب وہاں تعداد زیادہ ہوگی تو یہ مجبور ہو کر عمران خان سے ملاقات کروائیں گے، جب زیادہ لوگ ہوں گے تو ایک پریشر ہوگا، جب کوئی ہوگا ہی نہیں تو پریشر کیسے بنے گا؟ یہ بھی تو ایک تحریک ہی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر بہنوں کو باقاعدہ طور پہ کوئی اعلان کر کے یہ عہدے دے دیے جائیں، یعنی چیئر پرسن کا عہدہ، پارٹی لیڈرشپ کا عہدہ، یا چیف کوآرڈینیٹر کا عہدہ، یا چیف آرگنائزر کا عہدہ پاکستان کا، تو یقیناً یہ بہتر انداز میں ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چیئرمین شپ جو ہے یہاں سے گوہر صاحب کو ہٹا کے علیمہ خان ایک بہترین اس کی چوائس ہے، لیکن دوستو بہت سارے فیصلے اور بہت ساری چیزیں ہم جذبات میں کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نا پارٹی کو شاید نقصان بھی ہوگا، اور جب تک یہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یا تو ہو نا کہ ان سب کو سائڈ پہ کر کے پوری پاکستان تحریک انصاف کو کہا جائے کہ استعفے دے دیں۔ وہاں بھی ایک مسئلہ یہ بن گیا کہ یہ استعفے اگر دیں گے اور ڈیمانڈ کی جائے تو عین ممکن ہے کہ لوگ کہیں جی کہ ہم استعفے تو نہیں دیں گے لیکن ہم اندر لکھاتے پاکستان کی حکومت کا اب ساتھ ضرور دیں گے۔ تو یہ بھی چیز ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پھر ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ ایک مجبوری بن چکا ہے، یا تو سب استعفے دیں، بالکل وائٹ واش ہو جائے، اور اس کے بعد ایک نئی طریقے سے، ایک نئے جنون کے ساتھ اور ایک نئی پلاننگ کے ساتھ میدان میں آئے، لیکن وہ اب شاید ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جس طرح کی اب پالیسیز آ رہی ہیں اور جو حکمت عملی ہے، ممکن ہے کہ سارے استعفے دے کے گھر جائیں، ان پہ الیکشن کروائے جائیں اور مزید نون لیگ کو سیٹیں جو ہے نواز دی جائیں اور بلا مقابلہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو میدان میں نظر آئیں۔ ایسا ممکن ہے، ضمنی انتخاب انہیں 10 حلقوں کا کروانا ہے اور وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دیا جائے، ان کے خلاف کیسز آ جائیں یا ان کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ نہ کیے جائیں اور ڈمی کریکٹرز کو میدان میں اتار کر لوگوں کو الیکشن جتوا دیا جائے، تو پھر یہ کام پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بہت آسانی سے کر سکتی ہے۔ اور دوستو اس فسطائیت کے ماحول میں کچھ عمران خان سے پیار کرنے والے میدان میں ہیں جی، اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، جس میں جو سب سے ٹاپ پہ جو آپ کو نام نظر آئے گا اور جنہوں نے اس پورے اس موومنٹ کی ایک بنیاد رکھی، اور 8 مئی کو ایک بڑا دھرنا جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، لانگ مارچ ہے، وٹ ایور یو کال اٹ، احمد خان نیازی صاحب کا ایک پیغام آیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ 8 فروری کے لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک تمام لوگ ہو جائیں۔ میں سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ، صدر بلوچستان داؤد شاہ، پنجاب کے چاروں ریجن کے صدر بلال اعجاز، آن بی پی ملک تیمور، حسن نیازی، سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 8 فروری کو اس لانگ مارچ میں شرکت کریں اور عمران خان کی آواز بنیں۔ اور ہم سب عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر 3 سال سے ناحق جیل میں کاٹ رہا ہے۔ دیکھیں جو احمد کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سنجیدہ ہے، اور احمد کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ ایک گروپ جو ہے ان کو اس وقت ایک اپوزیشن ان کی کر بھی رہا ہے، ان کے خلاف فیک نیوز بھی آ رہی ہیں، جس طرح کہ ایسی خبر بھی آئی جس میں بتایا گیا کہ جناب دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں احمد خان اور سلار کی گرفتاری کی خبریں جو ہے گردش کر رہی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ دوست آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ صرف جھوٹ ہے، فیک نیوز ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، اور صرف ہمیں ڈرانے کے لیے، اور کسی کا باپ بھی ہمیں گرفتار نہیں کر سکتا، ہم عمران خان کے سچے سپاہی ہیں، آؤ اور آ کر ہمارا مقابلہ کرو۔ تو اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔
پھر ایک اور خبر بھی یہ آئی کہ چونکہ فیک نیوز کافی زیادہ ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، جس میں سہیل افریدی کو ہٹانے کی بات ہو رہی تھی، مختلف نیوز چینلز کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کلپس وائرل ہو رہے ہیں، وہ بھی اس کا بھی جواب آیا کہ یہ فیک نیوز ہے۔ پھر ایک اور فیک نیوز جو ہے وہ جعلی اسکرین شاٹ کے ساتھ بریسٹر سیف کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ شفیع جان کی جگہ ان کو لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ فیک نیوز کا اس وقت بازار گرم ہے، لیکن جو سب سے جو ریئل نیوز ہے وہ یہ ہے کہ احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ 8 مئی کو ایک لانگ مارچ کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی موجودہ قیادت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ آپ کے اپنے لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کا کیوں ساتھ نہیں دیتے اور کس چیز کا آپ کو انتظار ہے، یہ اب آپ سے ورکر جو ہے وہ سوال کرے گا۔ اور اس میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا یہ جو معاملہ ہے، اس پہ ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، سیکرٹری کابینہ اور کامرس سیکرٹری اس کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ کمیٹی آئندہ ایک ہفتے میں پورے معاملے کا جائزہ لے کر ایک جامع رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ اس دوران اس معاملے میں کوئی بھی متاثرہ شخص اپنی معروضات کمیٹی کو پیش کر سکتا ہے۔ معاملہ بڑا جو اسٹریٹ فارورڈ تھا کہ اگر جن لوگوں نے پیسے دیے آپ اس کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں، اور 21 سال کے بعد آپ کو یاد آیا۔ دوسری چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں تو اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی گئی، لیکن 12,000 افراد کو بے گھر کر دیا گیا۔ جو کاروائیاں کی گئی اسلام آباد میں سی ڈی اے کی طرف سے، تو ان کا کون مداوع کرے گا، ان لوگوں کو کون تحفظ دے گا، اور خبر اب تو یہ بھی آ رہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی دکان تباہ ہو گئی، جن کا گھر تباہ ہو گیا، سب کچھ بلڈوز کر دیا گیا، ان کو بدلے میں کچھ نہ ملا تو وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ خاتون کی میں سٹوری دیکھ رہا تھا عربیہ ٹی وی کے اوپر، اور انہوں نے اس کے بھرپور طریقے سے کور کیا کہ دکان تباہ ہوئی، گھر تباہ ہوا، اور اس کے بعد جو وہ خاتون جس کا واحد سہارا وہ دکان تھی، اور وہ ہسپتال پہنچ گئی اور اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تو ایسی بہت ساری خبریں ہیں، ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں ہمارے ارد گرد۔ یہ کیوں ایک ریاست ایک ناکام ریاست بنتی جا رہی ہے، طاقتوروں کی ریاست بنتی جا رہی ہے، جہاں پہ عام آدمی کے حق میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کچھ بڑے لوگوں کے اپارٹمنٹس ہوں گے، کسی کا سرمایہ لگا ہوگا، کسی طاقتور کا سرمایہ ہوگا، تو پھر اس کو خیال آ گیا کہ یار ایک کمیٹی بنواتے ہیں اور اس کو تو ذرا بند کروائیں۔ اگر یہ کسی غریب کی بلڈنگ ہوتی تو اس کو توڑ دیا جاتا۔ تو پاکستان میں یہی قانون ہے۔ آج طلعت حسین نے، آپ یقین کریں عمر میں مجھ سے وہ بڑے ہیں، اور ایک زمانے میں ہم ان کو بڑے شوق سے سنا بھی کرتے تھے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس لمحے جب ہم انہیں شوق سے سنا کرتے تھے، اور ان کی جو سیاست ہے صحافت نہیں رہی بلکہ ان کی سیاست، اور ان کے اسٹیٹمنٹس وہ کیا ہیں۔ طلعت حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی بلڈنگ ویڈیوز بنی جو سیکیورٹی بریچ تھا۔ اس بلڈنگ سے سرینا ہوٹل نظر آتا ہے، سفارت خانوں کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ سیکیورٹی رسک بھی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ جگہ خالی کرنی پڑے گی، عدالت سے ریلیف نہیں ملے گا، اسے سیکیورٹی رسک کے لیے خالی کرایا گیا ہے یا ہوٹل بنے گا، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اچھا، یہ سیکیورٹی رسک وہ لوگ جنہوں نے پیسے دے کر اس بلڈنگ کو خریدا، سوال یہ نہیں ہے کہ یہ اچھی ہے بری ہے، قبضہ تھا نہیں تھا، جب یہ لائسنس دیے گئے، جب یہ نقشے پاس کیے گئے، جب یہ لیز پر زمین دی گئی، اور جب یہ 2 جو ٹاورز کھڑے کیے گئے اسلام آباد کے اندر، کیا لوگوں کو، اندھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یار اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہو گئی اور کس کے کہنے پر، کس کے حکم پر یہ کھڑی ہو گئی؟ روک لیتے اس وقت تو قانون یاد نہیں تھا کسی کو۔ آج ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے چونکہ پاکستان میں ثالثی ہم اس کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور سرینا ہوٹل یہاں سے نظر آتا ہے، لوگوں کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو گرا دیں گے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی سنجیدہ اس کا ایک پہلو ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، میں نے اس سے پہلے بھی ایران کی جنگ کے دوران یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ دبئی اگر فلاپ ہوتا ہے تو پاکستان کو، کراچی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی جو یہاں پہ گوادر ہے اس کو مضبوط کریں، آپ اپنے دیگر جو آپ کی یہاں پہ بندرگاہیں ان کو مضبوط کریں، اور اگر آپ مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کا سارا جو پیسہ ہے یہاں سے اس راستے سے ہو کر جائے گا، تجارت اس راستے سے ہوگی اور لوگ اسے زیادہ محفوظ سمجھیں گے۔ دبئی آپ نے ہرمز کراس کر کے اینڈ دین یو ای اور پھر آگے مڈل ایسٹ کے اندر لوگوں نے وہاں نہیں جانا تھا، لوگوں نے کراچی پورٹ کو ایک انتہائی امپورٹنٹ درجہ دینا تھا دنیا میں، اور اب یو ای کے بعد، دبئی کے بعد دیگر ممالک میں جو کچھ بھی ہوا، پاکستان کا رخ کیا جا سکتا تھا۔ گوادر کو آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، یہاں پہ ریزورٹس بنائیں، یہاں پہ فارنرز آئیں اور یہاں پر تمام سہولیات دی جائیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہوں، تو پھر ٹورسٹ بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا، تجارت بھی ہوگی۔ لیکن ہم نے کراچی کو
कूड़े का ढेर बना दिया, रोशनियों का शहर जो है अंधेरे में डूबा हुआ है। गुज्जर नाला, जितना मुझे अरसा हो गया पाकिस्तान की इस सहाफ़त में इसको कवर करते हुए, मैंने गुज्जर नाले के ऊपर दोस्तों तकरीबन कोई 300 से 400 पैकेजेस बनवाए। इस गुज्जर नाले को आज तक ये कराची की जो हुकूमत है उसे साफ़ नहीं कर सकी, और ये मुल्क को किस तरह साफ़ करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुबई के अंदर अगर सरमायाकार अपना सरमाया निकाल रहा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जब उनको पता चलेगा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी बिल्डिंग के ऊपर धावा बोलते हैं और वहाँ से लोगों को रातों रात निकाल देते हैं, आपको क्या लगता है कि ये खबर इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं हुई होगी? बिल्कुल रिपोर्ट हुई होगी। तो आप इसे मैनहट्टन बनाएं, आप इसे अपने लिए एक जन्नत का टुकड़ा बना लें, आप जो मर्जी करें, लेकिन याद रखिएगा कि बाज़ फैसले इनकी एक भारी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तान में एक ड्रोन हमला होता है ना, इंटरनेशनल इसका इम्पैक्ट ये जाता है। मुझे 17 साल दोस्तों बरतानिया में रहते हुए हो गए। दुनिया के हर मुल्क में ऑलमोस्ट मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, यूरोप पूरा मैंने फिरा। जब पाकिस्तान का नाम दुनिया सुनती है तो पहली चीज़ जो उनके सवाल जो उनके जहन में आता है, और लोग ये पूछते थे कि इज़ इट सेफ़ टू गो टू पाकिस्तान। तो ये इंप्रेशन मैंने तो नहीं बनाया, इन ड्रोन हमलों ने बनाया। 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब के दौर ने ये पूरा इंप्रेशन बनाया। हर गुजरता दिन कोई ऐसा दिन नहीं था जब हम खबर धमाकों की पाकिस्तान से रिपोर्ट नहीं करते थे। तो ये एक छोटी सी खबर इंटरनेशनल हेडलाइन बन जाती है और फिर इसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। अगर ये इंप्रेशन 17 सालों में ठीक नहीं हो सका तो क्या ये इंप्रेशन ठीक होगा? कभी भी ठीक नहीं होगा। और दोस्तों ताकत का एक और वाकया ये भी आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान में सर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और जब आप बच्चों की तरबियत ऐसी करेंगे तो फिर आप किसी का भी गिरेबान पकड़ सकते हैं। कराची में जी गाड़ी रोकने पर खातून पुलिस अफसर का बेटा आपे से बाहर हो गया। एहलकारों से बदसलूकी की वीडियो इस सोशल मीडिया पे वायरल, ये साथ साथ चल भी रही है, इसे देख भी लीजिएगा। और डिफेंस में स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर खातून पुलिस अफसर का बेटा आपे से बाहर, और बेटे ने स्नैप चेकिंग पर मामूल पुलिस अफसर का गिरबान पकड़ लिया और साथ ही गालियां भी देता रहा। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पे एक रिएक्शन आया। खातून पुलिस अफसर के बेटे ने स्नैप चेकिंग पर मामूल पुलिस अफसर को धक्के भी दिए, और पुलिस ने रोका तो खातून पुलिस अफसर के बेटे ने बदकलामी की। खातून पुलिस अफसर के बेटे ने सब इंस्पेक्टर का गिरबान पकड़कर उसे धक्के दिए। गाड़ी में 2 प्राइवेट गार्ड भी मौजूद थे। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें खातून अफसर के बेटे को पुलिस अफसर से झगड़ा करते देखा गया। पुलिस के साथ बदतमीज़ी, और इसके बाद खातून जो है वो पहुंची है, जो पुलिस अफसर थी वो पहुंच गई थाने, और जब थाने पहुंची तो फिर उसके बाद ये पता चला कि उसको ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। खातून एसएसपी नसीम आरा पन्होर के शौहर अली अनवर ने डिफेंस थाने में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो भी सरकारी ओहदे पर तैनात है। मेरे बेटे से बदतमीज़ी की गई। वाक़े का पता चलने पर मैं और अहलिया थाने आए और एसएचओ से मुलाकात की। इस दौरान सब इंस्पेक्टर ने मेरी अहलिया के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी थी, और जिसके बाद हम घर चले गए। जबकि एसएसपी साउथ के कहने पर गाड़ी भी पुलिस के हवाले कर दी, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये है कि सब इंस्पेक्टर ने क्यों पाँव पकड़े और वजह क्या थी? ज़्यादती तो उसके साथ हुई थी। लेकिन दोस्तों यही हमारे मुल्क का कानून है। जब ये लोग आम पब्लिक और जिनके पास पावर है वो इस किस्म का रवैया रखेंगे तो फिर ऊपर तो आपके सामने ही है कि क्या कुछ होता है, और कानून तरमीम सब कुछ जो है करवा लिया जाता है। मुद्दई मुकदमा डिफेंस थाने की क्यूमाबाद चौकी इंचार्ज शाहजान शकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नौजवान की गाड़ी का मॉडल 23 या 24 का है, जिस पर पुलिस का जारी किए जाने वाले नंबर 99 या 2000 का लगा हुआ था। गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने ड्राइवर से नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एसएसपी नसीम आरा पन्होर का बेटा हूं, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। अपने गार्ड से कहा कि इसे हटाओ। मैंने ड्राइवर से कहा कि प्राइवेट गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगी है, जबकि गनमैन की भी इजाज़त नहीं। तो ये वाक़या हुआ है जी। उसके बाद उन्होंने उस पर आई डोंट नो कि प्राइवेट औकात में यानी दफ्तरी औकात में गाड़ी तो इस्तेमाल किसको करनी है? मैडम को करनी है ना, मैडम एसपी साहबा करें। लेकिन अच्छा, जो इंटरेस्टिंग जुमला था जो मैंने लिखा भी है थंबनेल में, वो गार्ड को कह रहा है अम्मी को बुलाओ। तो अम्मी आई और बेटे को हवालात में उन्होंने देखा, सलाखों के पीछे देखा, और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। आई डोंट थिंक सो कि ये लोग डिज़र्व भी करते थे कि इनके लिए एक ऐसा मुल्क बनाया जाए। हमने बचपन से पढ़ा कि एक ऐसा मुल्क, हिस्ट्री पढ़ी, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारें। लेकिन यहाँ पर तो ताकतवरों की हुकूमत है, चाहे वो एसपी है, चाहे वो कोई और है, और इन्हीं का ये मुल्क लगता है। आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा? अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।